ये जो 33% आरक्षण रखा गया है, हमको गुलाम बनाने के लिए रखा गया है। ये वोट के समय जब 2029 का वोट आएगा तब ये बात रखी जाएगी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और वोट इस सरकार को किया जाए, लेकिन उसमें वर्ग तो नहीं बताएगा कि किस वर्ग को 33% आरक्षण चाहिए। फिर वही बात आ जाएगी कि महिला के नाम पर उन्हीं के वर्गों की महिलाओं को टिकट मिलेगा, लोकसभा, विधानसभा और सांसद तक बैठाया जाएगा, हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे, हमारा नंबर ही नहीं आएगा। वेदों में लिखा गया है कि सर्वत्र स्त्रियां जन्मते शूद्राणी, किसी भी वर्ग की स्त्री हो उनको वेदों में बताया गया है कि ये जन्म से ही शूद्र हैं। जानते हो क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका जब आगमन हमारे देश में हुआ था तो ये अकेले आए थे, इनके साथ स्त्रियां नहीं आई थी। आज वो भी बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन अभी उनसे उनका इतिहास पूछा जाए तो उनका कुछ अस्तित्व खुद का ही नहीं है। मैं सर्वप्रथम क्रांतिकारी महापुरुषों और हमारी वीरांगनाओं के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करती हूँ। और आज पहला राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है, दूसरे दिन का तीसरा बैच, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण चौधरी जी हैं। और यहाँ पे उपस्थित मंचासीन सभी अतिथिगण और हमारे सभी साथियों को मेरा जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज का विषय है व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन में मूल निवासी बहुजन महिलाओं की भागीदारी नहीं होना गुलामी का मूल कारण है। अब ये हमको सबसे पहले इसके विषय में चर्चा करना होगा कि गुलामी का मूल कारण उत्पन्न हुआ कहां से। साथियों, व्यवस्था परिवर्तन की बात आती है तो व्यवस्था परिवर्तन में सबसे पहले गण व्यवस्था आई, जिसमें महिलाओं की स्थिति मातृसत्तात्मक थी। महिलाओं को बराबर का अधिकार था, महिलाएं मुखिया हुआ करती थी, महिलाएं प्रकृति की पूजक हुआ करती थी। लेकिन फिर वर्ण व्यवस्था आई। वर्ण व्यवस्था में ही धर्म व्यवस्था छिपी हुई है। साथियों, मनुवादियों ने वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके अधिकार अलग अलग दिए। अभी हम इनके अधिकारों के विषय में चर्चा करेंगे। ब्राह्मणों के अधिकार में आया शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शस्त्र का अधिकार और नेतृत्व का अधिकार। साथियों, इनको शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार मिला और शिक्षा देने का भी अधिकार मिला और संपत्ति रखने का भी अधिकार मिला। पूर्ण अधिकार इनको मिल गया। फिर आता है क्षत्रिय वर्ग। इनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला, लेकिन शिक्षा देने का अधिकार नहीं दिया गया। संपत्ति का अधिकार मिला और शस्त्र का अधिकार मिला। फिर वैसे आते हैं, शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मिला और व्यापार करने का अधिकार मिला। चौथे वर्ण में बहुजन को रखा गया, शूद्र को, जिनके हिस्से में इन्होंने रखा कि आप इन तीनों की सेवा करिए, यही आपका अधिकार है। जिनके हिस्से में शिक्षा नहीं रहेगी वो कैसे सही गलत का फैसला कर सकते हैं? वो ये कैसे समझ सकते हैं कि क्या हमारे साथ गलत हो रहा है, क्या हमारे साथ सही हो रहा है? उनके पास तो कुछ भी नहीं है इन तीनों की गुलामी के सिवा। यहीं से हमारी गुलामी की शुरुआत होती है।
मनुस्मृति में कहा गया है, नारी शूद्रो न धियताम, ना तो नारी को शिक्षा लेने का अधिकार है और ना तो शूद्रों का। वर्ण व्यवस्था में भी महिलाओं को जो है किसी तरह से भागीदारी नहीं मिली, ना तो जाति व्यवस्था में और ना लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी रही। वर्ण व्यवस्था के विरोध में बुद्ध ने आंदोलन किया। आंदोलन चलाने के उपरांत शूद्र और स्त्रियों को अधिकार मिला। जब इनको अधिकार मिला तब शूद्र राजा बनने लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उदय हो गया, महिलाएं अधिकार संपन्न हो गई। लेकिन कालांतर में पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य वंश के 10वें राजा बृहत दत्त की हत्या कर जाति व्यवस्था का निर्माण किया। बहुजन समाज की जातियों का खंडन किया, उसमें इतनी जातियां बना दी कि लोगों को परेशान कर दिया, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब कहां जाओगे। तथागत बुद्ध जी ने इस पर जो आंदोलन किए, इनको जो है आजादी दिलाई, फिर से वो जो है गुलामी में परिवर्तित होना शुरू हो गया। वो कब शुरू हुआ? जब पुष्पमित्र शुंग ने मौर्य वंश के 10वें राजा की हत्या की, बृहत राजा की हत्या की, तब वहीं से जो है गुलामी फिर से स्टार्ट हो गई। ये शूद्रों की जातियों को विभाजित करना शुरू कर दिए और इनकी संख्या कितनी बताई? 6743 जातियां बनाई। शूद्रों की 6743 जातियां बताई और इन 6743 जातियों का भी विभाजन किया। उसमें हर जाति पर 7 उपजातियां बनाई गई ताकि इनको इतना विभाजित कर दिया जाए कोई आए तो इनको जोड़ ना सके। जब लोग आपस में बंटने लगे, धार्मिक तौर पर आपस में बंटने लगे, जातियां बंट गई, तो लोग अपनी अपनी जातियों के अनुसार अपने अपने कार्य को प्रारंभ करने लगे और इंसानों में दूरियां बनती गई। ये समस्या गंभीर होती चली गई। तब हमारे क्रांतिकारी महापुरुषों ने इसके विषय में आंदोलन किया। समाज सुधारक ज्योतिबा फूले जी ने, बिरसा मुंडा जी ने और हमारे शूद्रों के मसीहा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इसके विषय में बहुत आंदोलन किए। आंदोलन के तहत अंबेडकर के आंदोलन की बदौलत लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था दी गई, जिस व्यवस्था परिवर्तन के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित की गई। पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार संपन्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। हर क्षेत्र में 50% महिलाओं की भागीदारी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जो आज तक अभी महिलाओं को नहीं मिला है। जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी पर्याप्त नहीं थी। जिन्होंने भी किसी भी आंदोलन में भागीदारी ली है, वो अपनी तरफ से खुद अपनी तैयारी से उन्होंने खुद जो है देखा कि क्या महिलाओं की स्थिति है, क्या दुर्दशा है। उन्होंने खुद जो है समाज में आगे आई और महिलाओं के प्रति अपने आंदोलन को चलाया और महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे आपने सुना है माता नंगेली जी के विषय में, जहां पर स्त्रियों को जो है तन ढकने का कर लगता था, इसके लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ा और खुद की बलिदानी भी देनी पड़ी। माता सावित्री बाई ने महिलाओं को शिक्षित और संगठित करने के लिए अपने घर का सुख छोड़ा, घर से बाहर निकली, गांव-गांव में टहलकर लोगों को, महिलाओं को शिक्षित किया और आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, हमारा दूसरा पॉइंट है महिलाओं को पंचायती राज में 33% आरक्षण, या महिलाओं को जो 33% आरक्षण की बात कही गई है, वो किस लिए कही गई है? क्या ये हमें आजादी दिलाएगी कि हमें गुलाम बनाएगी?
साथियों, बाबा साहब ने हमको 50% की भागीदारी दी है, तो हम 33% की भागीदारी क्यों स्वीकार करें? महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण बिहार ने 2006 में दिया। उसके बाद अन्य राज्यों ने इसका पालन भी किया था। बिहार के बाद कई अन्य राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया, जैसे कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के 50% आरक्षण के लिए विधेयक 2009 पेश किया गया। लेकिन बाद में 2023 में देखिए इसके साथ खेला कैसे किया गया साथियों। 2023 में इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में 33% आरक्षण पारित हुआ। ये 50% को कैसे 33% में बदल दिए भाई? क्या हो रहा है? और इसको हम समझेंगे कब, कैसे समझेंगे? जब हम इकट्ठा होंगे, इसके ऊपर चर्चा परिचर्चा करेंगे, तब हमारे समझ में आएगा कि ये खेला क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन इसे लागू करने के लिए परिसीमन मतलब जनगणना 2026 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यान्वित किया जाएगा, जो 2029 के बाद होने की संभावना है। ये नहीं कहा गया कि ये कब मतलब ये लागू हो ही जाएगा, और होगा भी तो ये भी नहीं कहा गया कि इसमें किस वर्ग की महिला रहेंगी, शूद्र वर्ग की रहेंगी कि ब्राह्मण वर्ग की रहेंगी कि क्षत्रिय वर्ग की रहेंगी। सिर्फ इसमें यह दिखाया गया है कि महिला वर्ग को 33% आरक्षण दिया जाएगा, उसमें वर्ग नहीं बताया गया है। अगर ये कल जाकर ऐसा होता भी है, अगर हम इस पर काम करेंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। और हम पूरा हमको विश्वास है कि ये जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिस मुद्दे पर रखा गया है, उस मुद्दों को हम यहाँ से जाने के बराबर फॉलो करेंगे और इस पर काम भी करेंगे। ये जो 33% आरक्षण रखा गया है, हमको गुलाम बनाने के लिए रखा गया है। ये वोट के समय जब 2029 का वोट आएगा, तब ये बात रखी जाएगी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा और वोट इस सरकार को किया जाए। लेकिन उसमें वर्ग तो नहीं बताएगा कि किस वर्ग को 33% आरक्षण चाहिए। फिर वही बात आ जाएगी कि महिला के नाम पर उन्हीं के वर्गों की महिलाओं को टिकट मिलेगा, लोकसभा विधानसभा और सांसद तक बैठाया जाएगा, हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे, हमारा नंबर ही नहीं आएगा। तो हमको इसको पहले ही रोकना पड़ेगा, इस पर काम करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। और घर से निकलने के लिए हमको अब सबसे पहले यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता आए हुए हैं अधिवेशन में, हमको सबसे पहले अपने अपने घर की महिलाओं को यहाँ तक लाना होगा। जब तक हम अपने घर की महिला को नहीं लाएंगे, दूसरे से अपेक्षा कतई नहीं कर सकते हैं। पहले हम अपने भाई, अगर हमारी पत्नी को कोई दिक्कत है तो हम अपनी माँ को ला सकते हैं। माँ हमारे अगर सर्दियों में उनके पैरों में कोई दिक्कत है तो हम अपनी बहन को ला सकते हैं। 10 साल की हमारी बेटी है तो मैं उसको ला सकती हूँ। ये पहला राष्ट्रीय अधिवेशन इतिहास में जो है लिखा जाएगा। साथियों, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये बात 100% सत्य है। सभी आजादी चाहते हैं, आजादी तो सभी चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि देश आजाद रहे, मैं आजाद रहूं, सब कुछ मेरे हिस्से में रहे। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो या मेरे घर में सावित्री बाई पैदा हो, मेरे घर में नंगेली पैदा हो, ये कोई नहीं चाहता है। क्योंकि अगर वो पैदा होंगी तो उनकी कुर्बानियां निश्चित है, बिना कुर्बानियों के कोई आजादी नहीं मिली है आज तक, जो है प्रमाण है। तो ये सहयोग, ये काम सबसे पहले आपको अपने घर से शुरू करना होगा। सबसे पहले हम बदले, फिर हमारा घर बदले, फिर हमारा पड़ोसी बदलेगा, पड़ोसी बदलेगा तो हमारा गांव बदलेगा, गांव बदलेगा तो हमारा समाज, बहुजन समाज बदलेगा। ये जो वेदों में लिखा गया है कि सर्वत्र स्त्रियां जन्मते शूद्राणी, किसी भी वर्ग की स्त्री हो उनको वेदों में बताया गया है कि ये जन्म से ही शूद्र हैं। जानते हो क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका जब आगमन हमारे देश में हुआ था तो ये अकेले आए थे, इनके साथ स्त्रियां नहीं आई थी। आज वो भी बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन
अभी उनसे उनका इतिहास पूछा जाए तो उनका कुछ अस्तित्व खुद का ही नहीं है। साथियों, हमारे पास पर्ची आ गई है। 2 लाइन बोलकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। एक बात और बताऊंगी साथियों, मैं एक छोटा सा विद्यालय चलाती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले के जो है बातों का अमल करती हूँ। मैं अपने विद्यालय में पिता विहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हूँ और बेटियों को, हमारी स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को स्टेज तक ले जाने को, उनके हौसलों को बढ़ाने का काम करती हूँ। उनको स्टेज जो है सप्ताह में 1 बार जरूर देने की कोशिश करती हूँ। वही हमारे जो है आगे चलकर हमारे समाज का निर्माण करता बनेंगी। साथियों, मैं प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार सरोज की सिस्टर हूँ। आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुंबई अधिवेशन में जब वो गए थे तो मेरे पिताजी ने कहा था इनकी पत्नी को कि चले जाओ। मैं कह रही हूँ अगर पैसे नहीं भैया देंगे तो मैं पैसे दूंगी, जबकि उनको सब कुछ पता था कि भैया के पास पैसे, हर चीज है। मम्मी चिल्ला रही थी, तब पिताजी ने कहा कि जाने दीजिए, बच्चे हमारे सामने नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। फिर मैंने बाद में पूछा पिताजी आप ऐसा क्यों बोले, ये लोग चले गए। तो पिताजी ने कहा कि इनको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा गया कहाँ है, जहां वो गया है वहां भी इसकी भी भागीदारी है। ये अपनी भागीदारी को समझें। जब तक वहां जाएंगे नहीं, इनको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, आगे हमको करना क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा हनन कहां से होने वाला है, उसके ऊपर हमको काम कैसे करना है। दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रातों की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। साथियों, जो हमारे घर को सजा रही हैं, उनका नाम करने के लिए, उनका नाम अपने घर से समाज तक करने के लिए आपका साथ की जरूरत है। जब तक आप उनको यहाँ तक नहीं लाओगे, उनके साथ समस्या सबके जीवन में है, समस्या का समाधान भी है। 2 दिन 4 दिन के लिए आप लोग समय निकालिए, कई भी अधिवेशन लगे, जो कुर्सियां खाली हैं, अगर आप लोग अपने साथ साथ एक महिला को लाए होते, अपनी माँ, बेटी, बहन, किसी को लाए होते तो आज ये सारी चेयर भरी होती, क्योंकि हमारा पहला राष्ट्रीय अधिवेशन है। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत।